हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम आज बात करते हैं सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और पहले चैप्टर में मैंने आपको न्यूमेरिकल वगैरह करा दिए हैं और भी जैसे न्यूमेरिकल हैं तो न्यूमेरिकलों पर हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हालांकि मैं न्यूमेरिकल खूब सारे कराएं, कोई भी प्रॉब्लम लगे आपको तो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। और पहले चैप्टर में जो दे रखा है वो रसायन विज्ञान से संबंधित, जिसको बोल सकते हैं जीरो लेवल, जो केमिस्ट्री का बेस होता है, वो स्टार्ट किया गया है। वहाँ पर रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे कि कैसे तत्व से हम यौगिक का निर्माण करते हैं, कैसे तत्व से यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ 5-6 नियम पढ़े, उसमें वहाँ पर पढ़ा था आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी डाल्टन का आपने परमाणु सिद्धांत का अध्ययन किया है। और ये जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आप 11th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, फिर लेकिन लेवल कम था क्योंकि आपकी जो एज थी वो भी तो कम थी। तो आपकी माइंड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे लेवल क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा, लेवल बढ़ता चले जाएगा। और उसमें फिर मैंने आपको उसी चैप्टर में सीमांत अपकर्मक, स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कराया और मोललता अर्थात विलयनों से संबंधित कुछ जो टर्म है, मोलंस, ये भी कराए, ठीक है। और मैंने परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान ये निकालना और एक जो इम्पोर्टेंट है मोल समीकरण या मोल कंसेप्ट, वो कराया था ना। तो ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट, और इनमें से मेन इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। सबसे अधिक मोल समीकरण या मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना, रस समीकरण मिति गुणांक, जिसको अंग्रेजी में दे रखा है बुक में स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। और एक दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जो कि 10th क्लास में आप पढ़कर आए हैं और मैंने अभिक्रिया को संतुलित करना भी बता दिया है। और मोल समीकरण मैंने एक तो ग्राम में बताया है, मोलों की संख्या में बताया है, अणुओं परमाणुओं की संख्या में बताया और आयतन में भी बताया है। और किसी भी जैसे प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अब आज सेकंड चैप्टर जो बात करते हैं परमाणु की संरचना, किसकी, परमाणु की संरचना। ये परमाणु क्या होता है और इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो परमाणु की संरचना आप यहां पर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और यहीं से स्टार्ट होता है, एटम से ही। किससे, एटम से। देखो 9th क्लास में आपने पढ़े थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और इससे पहले भी कुछ आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश है, और भारत देश है तो यहाँ दार्शनिक भी होते हैं जो सोचते हैं ऐसा हो सकता है। जैसे गांव में होते हैं ना, जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो बोलते हैं आज किसी ना किसी की डेथ होगी, सोचते हैं। तो ऐसे ये भारत देश है और यहाँ पर कुछ ना कुछ दार्शनिक तो पाए जाते हैं, बहुत सारे दार्शनिक। और आपको पता है बहुत से जो रोग हैं यहाँ तो झाड़ फूंक से सही हो जाते हैं, डॉक्टरों को तो पीछे काम पड़ता है। तो ऐसे ये भारत देश है। इसमें क्या है कि एक यूनान के वैज्ञानिक थे, वो हुए थे और उन्होंने क्या था कि ईसा से 400 वर्ष पूर्व, किससे, बिफोर क्रिस्टियस, मतलब जो हमारा वर्ष चल रहा है ना 2020, इस 2020 कब से स्टार्ट हुआ है, जब से हुआ है ईसा का जन्म था, जिससे स्टार्ट हुआ था 0 से, और 0 से भी 400 वर्ष पूर्व से कहते हैं BC, बिफोर क्रिस्टियस। तो उससे पहले जो दार्शनिक हुए, उन दार्शनिकों ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। उन्होंने सोचा, बस ना कोई थ्योरी दी, माने द्रव्य जो होता है, ध्यान रखना मैं द्रव्य जो टर्म यूज कर रहा हूं, ये द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग है। ये द्रव्य की क्या है, अवस्था है, और द्रव्य का जो अन्य नाम है वो क्या है, पदार्थ। क्या नाम है, पदार्थ। तो द्रव्य बोलूं या पदार्थ बोलूं सेम नाम है, लेकिन द्रव्य बोलूं तो ये द्रव्य या पदार्थ की क्या है, अवस्था है। क्या है, अवस्था है। तो दार्शनिक हुए थे
भारतीय और यूनानी दार्शनिक, और उन्होंने बताया था, क्या बताया कि पदार्थ या द्रव्य का एक सबसे छोटा कण पाया जाता है जिसे और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते, और इसी अविभाजित कण को ही उन्होंने परमाणु बोल दिया। कोई ना तो थ्योरी दी, ना ही कुछ उनने, जैसे हमारे तो क्या होता है, जैसे बुक में प्रिंट करवाने के लिए आप सभी को पता है, जब पीएचडी हम करते हैं तो हमको प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है, वो भी पूरे ऑल जो वर्ड होता है ना, उसमें एक साइंटिस्ट का पूरी जो मैगजीन होती है उसमें प्रिंट करवाना पड़ता है। इससे संबंधित अन्य कोई वैज्ञानिक रिसर्च तो नहीं कर रहा है। यदि वहाँ पर वो छप जाता है तो हमारा साइंटिस्टों में नाम आ जाएगा, हाँ ये साइंटिस्ट है। यदि हम खुद मन से बखान रहे हैं, ये हो सकता है उसका कुछ नाम गाम अता पता नहीं रहता, यही कहते हैं हाँ ये दार्शनिक था, यहाँ ये दार्शनिक था। तो ऐसे ही क्या था कि ईसा से 400 वर्ष पहले, ईसा से 400 वर्ष पहले दार्शनिक हुए थे। उन दार्शनिकों ने बताया था जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, छोटे छोटे कण, इसका एक सबसे छोटा कण होता है, इस छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और आगे चल के फिर एक वैज्ञानिक हुए थे डाल्टन। क्या हुए थे? डाल्टन। और डाल्टन ने 1808 में बताया कि परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिससे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां पर क्या है? एटम। एटम जो शब्द है ग्रीक भाषा के एटोमियो, किससे? एटोमियो से मिलकर बना है। और उस एटोमियो का अर्थ होता है नॉन कटेबल, अनकटेबल, अनकटेबल, जिसे विभाजित या काट नहीं सकते। क्या है? अनकटेबल। या एक और है नॉन डिविजिबल। क्या नाम है? नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल। और नॉन डिविजिबल का मतलब होता है, आप सभी को पता है, डिविजिबल डिवाइड से बना है। किससे मिलकर बना है? डिवाइड। और डिवाइड मतलब काट, अलग करना। और नॉन डिविजिबल मतलब अविभाज्य, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। एटम जो शब्द है ग्रीक भाषा के एटोमियो से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ होता है नॉन डिविजिबल या अनकटेबल। अनकटेबल, ना तो जिसको काटा जा सके, ना ही इसको डिवाइड किया जा सके, या ना ही इसको विभाजित किया जा सके, विभाजित नहीं किया जा सके। क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। अर्थात डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और आगे चल के जैसे रिसर्च हुई, विलियम क्रुक्स वगैरह आए और आपके थॉमसन वगैरह आए, तो उन्होंने, और जैसे गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, इन्होंने क्या आगे भी अध्ययन जारी रखा कि हम देखते हैं कि नॉन कटेबल है या कटेबल है ये। तो आगे चल के जब पता चला कि परमाणु जो होता है ये 3 अभिपरमाण्विक कणों से मिलकर बना होता है। किनसे? 3 अभिपरमाण्विक कणों से मिलकर बना होता है। और ये अभिपरमाण्विक कण या छोटे छोटे जो कण होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। परमाणु 3 अभिपरमाण्विक कणों से मिलकर बना होता है। और 3 का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन, जिससे E नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इससे E नेगेटिव। P का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यह धनावेश होता है प्रोटॉन। और N का मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल मतलब उदासीन। और ये क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसा होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, प्रोटॉन धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन। इनके नाम से पता चल रहा है। P से प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव कैसा चार्ज रहता है इस पर? प्रोटॉन पर पॉजिटिव। N से न्यूट्रल और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है? न्यूट्रल या उदासीन। और E से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज पाया जाता है? ऋणावेश। आगे समझ में? अब इनकी खोज की बात करें, कैसे इनका आगे खोज हुई, अब परमाणविक कण कैसे प्राप्त हुए, तो आप सभी को पता है इनका, जैसे आप क्या है कि कंपटीशन पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की।
लेकिन क्या है कि कुछ जैसे यहाँ तो ये बुक सही है, NCERT सही दे रखा है, लेकिन जैसे यहाँ से 12th की कोई किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई और कुछ करता है, तो इनकी जो खोजों के नाम है वो अलग अलग दिए होते हैं। और जब अलग अलग दिए होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। सर ने तो बताया था वहाँ न्यूट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड भी आ जाता है कभी कभी। क्या आ जाता है? रदरफोर्ड। ध्यान रखना, रदरफोर्ड की खोज रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ना कि प्रोटॉन की। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कोई भी नाभिक, कोई भी क्या है? परमाणु है। और परमाणु आप पढ़कर आए, परमाणु में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और इस नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इनके बाह्यतम कोश में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्यों? पागल हैं वो, तो घूमते रहते हैं, है कि नहीं है? मान हम तो घूमने के लिए बनाए, और ये बाह्यतम कोशों में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और आप सभी को पता है ये नाभिक है। और इस नाभिक की खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, किसने की? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की मैं बात करूं, जे थॉमसन, या टॉमसन भी बोल देते हैं इसको, इंग्लिश और हिंदी का फर्क पड़ता है उसमें। जे थॉमसन, जे थॉमसन, और इंग्लिश में THOMSON। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और दोनों परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करते हैं। किसको? परमाणु के द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना मान होता है वही परमाणु का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान में कभी भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो कौन भाग लेता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो कंबाइंड नाम होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। अब प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। और कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, सेकंडों का काम, अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने या टॉमसन ने, जे थॉमसन या टॉमसन ने। और अंदर इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड न्यूक्लियन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। और नाभिक की खोज ध्यान रखना है रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो सबसे पहले एक ट्रिक आएगी, उसको आपको याद रखना है, ईंट पग नच। ईंट पग नच। ईंट का ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब टॉमसन या थॉमसन। ठीक है। पा का मतलब प्रोटॉन, क्या नाम है? और गा का मतलब गोल्डस्टीन। ना का मतलब, और चा का मतलब चैडविक। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या भूल सकते हो? ईंट पग आएगा, पर नहीं आएगा। ठीक है। ईंट पग नच। और नाविक का आपको ध्यान रखना है रदरफोर्ड है। आगे समझ में? अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। कैसे इसकी खोज हुई, क्या इस पर प्रयोग हुए। ध्यान रखना, प्रयोग कभी भी ना तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो आपके लिए नॉलेज के लिए बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस टाइप से की गई और इलेक्ट्रॉन कैसे इसका नाम दिया, कैसे इसका नाम दिया। तो एक चीज इससे पहले मेरे को बताएंगे कि समान आवेश, समान जो आवेश होते हैं, ऋणावेश भी हो सकते हैं, दोनों धनावेश भी हो सकते हैं, क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि समान आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक का नॉर्थ नॉर्थ सिरा होता है ना, उसको पास लाते हैं तो वो दूर भागता है। क्या करता है? दूर भागता है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि विपरीत आवेश, जैसे एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो दोनों क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है
ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है। आ रहा नहीं आ रहा है समझ में? तो अब इसकी खोज के बारे में हम बात करें, खोज कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की। तो खोज की हम बात करें कि सबसे पहले 1830 में फैराडे नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? फैराडे। और फैराडे ने क्या किया कि बिलियनों पर धातु की धातु की जो पतली पत्ती हैं वो ली और बिलियनों पर उनको लगाया और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की। मान लो कोई भी, जैसे ये पात्र है, ये भी कोई पात्र है, क्या है? पात्र है, और इसमें एक धातु की प्लेट लगा दी, दोनों के मध्य विद्युत धारा लगा दी। क्या लगा दी? इस टाइप से। तो ये तो बिलियन पर लागू किया गया, जो कि 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। किसमें? विद्युत रसायन। कोई भी दो पात्र लिया या एक पात्र में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल किस प्रकार का है। ठीक है? तो इसमें क्या किया उसने, दो धातु की प्लेट ली, इनको बिलियन में डुबाया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, और इसका अध्ययन उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का जो अभिगमन है, ये अभी तो इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई, तो इससे पहले उन्होंने बताया था कि कुछ जो गैसें होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, गमन करती हैं। क्या करती हैं? गमन करती हैं। यहां तो बिलियनों पर लागू किया गया है, इसलिए यहां पर कुछ आयन या कुछ पदार्थ क्या करते हैं? गमन करते हैं। क्या करते हैं? गमन करते हैं। लेकिन 1830 तक एक विलियम क्रुक्स नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक निर्वातित नलका ली थी, आंशिक निर्वातित नलका। क्या ली? आंशिक निर्वातित नलका। आंशिक निर्वातित नलका क्या है? देखो, एक शीशे की बनी हुई एक नलका होती है। क्या होती है? नलका, ये इस टाइप से। इस पर दो धातु की प्लेट ली, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर। ठीक है? और इनमें इसको उन्होंने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर निर्वात पंप है, ये क्या है? निर्वात पंप। और निर्वात पंप क्या कार्य करता है? इसको निर्वातित उपलब्ध कराता है। क्या करता है? निर्वात उपलब्ध कराता है। निर्वात जानते हैं, जिसमें गैस कम मात्रा, गैस नहीं हो। जितने हमारे बॉडी के ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना, हॉस्पिटलों में किए जाते हैं, वो रूम निर्वात क्षेत्र होता है। क्या होता है? निर्वात। अब यहां देखो, यहां पर ये धातु की प्लेट ली, इसका नाम कैथोड। क्या नाम दिया? कैथोड। और कैथोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेश। और इधर एनोड। क्या नाम है? एनोड। और एनोड जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें कुछ गैस भरी, आंशिक दाब था इसमें। क्या था? आंशिक दाब। आंशिक दाब मतलब जैसे हम सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं ना, तो वो तो उच्च दाब होता है, उच्च दाब पर ही तो गैस भरते हैं। जैसे हम दबाते हैं शुद्ध देशना गैस निकलती है, निकलती है नहीं निकलती है? क्योंकि उसका अंदर दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें आंशिक दबाव था। कैसा दबाव था? आंशिक दाब। आंशिक दाब। अब यहां पर आंशिक दाब था और यहां विभव, जो बैटरी से हमने जोड़ा है, विभव उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विभव। तो आंशिक तो दाब था, उच्च विभव की वोल्टता अर्थात उच्च विद्युत धारा इसमें क्या की? प्रवाहित की। क्या की? प्रवाहित की। तो देखा कि इसमें कुछ जो कण हैं वो गमन करते हैं। कुछ कण क्या हैं? गमन करते हैं। और गमन कैसे करते हैं? उन्होंने देखा कि जैसे ही इसमें दाब 10 की पावर 2 के समथिंग लगाया तो कण गमन कर रहे हैं, और इसमें प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति अर्थात चमकीलापन उत्पन्न होता है। जैसे हमारी टीवी की लाइट जाती है ना, एकदम पिन्ने जैसे ना, बीच में लाइट सी जली रह जाती है, रहती नहीं रहती है? तो ऐसे में ये चमकीली सी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। यहां पर इसमें क्या किया कि आंशिक तो दाब रखा, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों धातु की जो प्लेट हैं,
इन दोनों के मध्य कुछ क्या है, वायु का अभिगमन होता है। क्या होता है? अभिगमन। वायु में कुछ कण भी होते हैं, आप सभी को पता है। क्या होते हैं? कण। अर्थात मैं बोल सकता हूं इनमें कणों का अभिगमन होता है, और जब अभिगमन होता है तो कुछ स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति, जिनको कहते हैं हम सामान्य चमकीलापन। क्या कहते हैं? चमकीलापन। तो इसमें कुछ चमकीलापन क्या होता है? उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही दाब कम किया जाता है, जैसे ही दाब कम किया जाता है, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 किया गया, तो जैसे 10 की पावर 2 किया गया तो गैसें आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही, आसानी से जाती हुई। लेकिन जैसे इसको दाब और कम किया गया 10 की पावर -2 10 की पावर -4, तो इसमें गैसें दिखाई जाती हुई नहीं दे रही, लेकिन इसमें क्या है? प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति या चमकीलापन क्या हो रहा? उत्पन्न हो रहा था। और कहां पर? इस एनोड पर। कहां पर? एनोड पर। फिर बाद में क्या किया गया? नेक्स्ट में कि जिंक यहां पर ये धातु की प्लेट छिद्रित कर दी गई। छेद थे इसमें, क्या थे? छेद। और यहां इसको जोड़ दिया, और इस पर किसका लेप कर दिया? जिंक सल्फाइड का, ZnS का। किसका लेप कर दिया? जिंक सल्फाइड का, ZnS का लेप। और हम सभी को पता है ZnS का लेप करते हैं तो यह चमकीलापन प्रदर्शित, जैसे कोई कण टकराता है ना तो चमकीलापन तेजी से उत्पन्न करता है। जैसे इस पर कोई कण टकराता है तो तेजी से चमकता है जिंक सल्फाइड। ठीक है। तो इसमें जैसे हमने उच्च विद्युत धारा की वोल्टता लगाई तो यहां पर देखा कि इधर से छोटे छोटे कण अभिगमन करते हुए, और एनोड अब क्या है? छिद्रित है। क्या है? छिद्रित। तो इसमें से जो कण हैं वो निकल जाते हैं और यहां पर इस प्लेट से जाकर टकराते हैं जिंक सल्फाइड की लेप से। किससे टकराते हैं? जिंक सल्फाइड की लेप से। और जिंक सल्फाइड की लेप से टकरा करके कुछ स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति या मैं कह दूं चमकीलापन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? चमकीलापन उत्पन्न करते हैं। और चमकीलापन उत्पन्न करते हैं तो फिर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि भाई ये तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, एनोड है। कैसा चार्ज है? धनात्मक। और हम सभी को पता है विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीशीज तो कोई आ नहीं सकती। क्या कोई आ सकती है क्या? क्योंकि यहाँ धनावेश तो ऋणावेश युक्त प्रजाति तो इधर आएगी। तो उन्होंने बताया कुछ अभिपरमाण्विक कण एनोड की तरफ गमन करते हैं और इन अभिपरमाण्विक कणों का नाम इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। यहां पर यह छिद्रित प्लेट है, ध्यान रखना यह एनोड है। क्या है? एनोड। और इस छिद्रित प्लेट में से ये अभिपरमाण्विक कण बाहर निकल कर आते हैं और किससे टकराते हैं? जिंक सल्फाइड की परत से। किससे टकराते हैं? जिंक सल्फाइड की परत से। और जिंक सल्फाइड की परत से जब टकराते हैं तो प्रतिदीप्ति या चमकीलापन उत्पन्न होता है। और यहां पर देखा चूंकि ये तो एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां पर कोई धनावेश युक्त तो अपरमाण्विक कण तो आएगा नहीं, तो कैसा आएगा? ऋण आवेशित कण आएगा। और जब ऋण आवेशित कण आता है तो उन्होंने इस ऋण आवेशित कण को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। और फिर बताया कि यहां पर जो कैथोड से एनोड की ओर गमन करते हैं इनका नाम दिया, क्या दिया? सबसे पहले तो कैथोड किरणें ही नाम दिया था इनका। क्या दिया? कैथोड किरणें। लेकिन बाद में इनका नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? सबसे पहले कांच की लंबी नली ली, उसमें आंशिक दाब, उच्च विभव और इसमें निर्वात, ध्यान रखना निर्वात लगाया। और निर्वात पंप क्या करता है? इसको निर्वात उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? निर्वात। तो सबसे पहले कांच की एक लंबी नली लेते हैं। क्या लेते हैं? लंबी नली। उसमें कुछ गैसें होती हैं और इसमें आंशिक दाब रखा जाता, आंशिक निर्वात रखा जाता है। पूर्णतः निर्वात नहीं, आंशिक। कुछ ही गैसें होती हैं हल्की। और इसमें क्या किया जाता है? फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, दाब कम रखा जाता है, दाब कम रखा जाता है, उच्च विभव रखा जाता है। विभव का मतलब विद्युत धारा उच्च प्रभावित की जाती है। तो इसमें कुछ अभिपरमाण्विक जो कण होते हैं वो कैथोड से प्रवाहित होकर किधर की तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ। किधर जाते हैं? एनोड की तरफ। और इन्हीं किरणों को जो कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं इनको कैथोड किरणों के नाम से जाना जाता है। ये कैथोड किरणें का जो नेक्स्ट फिर नाम दिया था, और आप सभी को पता है कैथोड किरणें कैसी हैं? ऋणावेश। कैसी हैं? ऋणावेश। ये कैथोड किरणें ऋणावेश हैं। किसकी तरफ गमन करती हैं? धनावेश की तरफ। किसकी तरफ? धनावेश की तरफ।
तो कैथोड किरणों की जो खोज हुई इन्हीं को नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन नाम। आगे समझ में? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। तो देखो भाई यहां तक समझा दिया। अब इसके बारे में अब नोट्स लिखना आप चालू करें यहां से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना में आप शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखो परमाणु। क्या लिखेंगे? परमाणु लिखना है सीधा ही टॉप, इसमें कोई आपको हेडिंग नहीं डालनी है। और कोष्टक में क्या लिखेंगे? एटम। क्या लिखेंगे? एटम लिखेंगे। एटम शब्द या परमाणु शब्द, एटम कोष्टक में लिखना है, एटम से ही आगे चले। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो, देखो ये लिखना है एटोमियो। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से बना है, एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ अनडिविजिबल अर्थात अविभाज्य। अनडिविजिबल कोष्टक में लिख लो या फिर ये लिख लो अविभाज्य। क्या है? अविभाज्य या अनकटेबल। अनकटेबल, अनडिविजिबल या अनकटेबल। और बगल में क्या लेंगे कोष्टक बंद करके? ना काटे जाने वाला। अनकटेबल के पास लिखें ना काटे जाने वाला। ना काटे जाने वाला। तो क्या बोला मैंने? परमाणु शब्द या एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अनडिविजिबल अर्थात ना विभाजित होने वाला या अविभाज्य। और क्या है? अनकटेबल, अनकटेबल अर्थात नहीं काटे जाने वाला से मिलकर क्या होता है? बना है। अर्थात यह एक अविभाज्य कण है। यह एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक द्रव्य, और द्रव्य कौन सा लिखना है? ये। और कोष्टक में क्या लिखेंगे? पदार्थ। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक द्रव्य या कोष्टक में पदार्थ सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस सबसे छोटे कण को डाल्टन ने परमाणु बताया। लेकिन
19वीं शताब्दी में, लेकिन 19वीं शताब्दी में अन्य वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि यह सबसे छोटा कण अर्थात परमाणु 3 अपरमाण्विक कण 3 अपरमाण्विक कणों, कोष्टक में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, कोष्टक में इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिखना है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 अपरमाण्विक कणों और कोष्टक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोष्टक बंद, से मिलकर बना होता है, अर्थात परमाणु के 3 मूलभूत कण, परमाणु के 3 मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपकी में। देखो एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने की है, लेकिन कैथोड किरणों की खोज की बात करें तो मैंने बताया था यह किसने प्रयोग किया था? विलियम क्रुक्स ने। किसने प्रयोग किया था? विलियम क्रुक्स ने। तो कैथोड किरणों की खोज की पूछे तो विलियम क्रुक्स आएगा, और इलेक्ट्रॉन की पूछे तो थॉमसन आएगा। आगे समझ में? तो इसको भी कंसेप्ट करके चलना है। कैथोड किरण नाम तो दिया है, आगे चल के जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया वो थॉमसन ने दिया, लेकिन कैथोड किरणों तक प्रयोग किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने। और विलियम क्रुक्स आगे तक नहीं कर पाया, नाम नहीं दे पाया, और नाम नहीं दे पाया तो उसके कैथोड किरणों का नाम किसने दिया? विलियम क्रुक्स ने। और जबकि इलेक्ट्रॉन नाम थॉमसन ने या थॉमसन ने। ठीक है, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज लिखो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। पैराग्राफ चेंज करके कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने की। इसी में लिखना है माइकल फैराडे ने आंशिक निर्वातित कांच की नलका लेकर, आंशिक निर्वात की कांच की नलका लेकर गैस का
विद्युत विसर्जन, गैस का विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया, गैस का विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया। तो सबसे पहले तो विद्युत विसर्जन का प्रयोग माइकल फैराडे ने, और उसके बाद विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों की, और उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था इसी में। और इसको कैथोड किरण नलका कहते हैं, कांच की जो नलका को। तो लिखो इसी में, कांच की नलका, इस कांच की नलका को कैथोड किरण नलका कहा जाता है। कैथोड किरण नलका कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट इससे आगे। तो क्या समझा अब तक आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? एटम ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से मिलकर बना है, जिसको अनकटेबल या अनडिविजिबल, अविभाज्य या ना कटने योग्य, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में सबसे पहले तो माइकल फैराडे आया, उसने बिलियनों पर लागू किया। फिर आंशिक निर्वातित नलका का भी उसने प्रयोग करके देखा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद विलियम क्रुक्स आया, उसने प्रयोग तो किया लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। तो कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और इसमें मैंने बताया था आंशिक दाब रखा जाता, उच्च विभव रखा जाता है, जो कि कल लिखवाऊंगा मैं इसको। और इसमें मैंने बताया था यहाँ पर जिंक सल्फाइड का क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। और धातु के दो प्लेट लेते हैं, एक का नाम कैथोड और दूसरे का नाम एनोड। कैथोड ऋणावेशित होता है, एनोड धनावेशित होता है। और इसमें जो अपरमाणविक कणों का जो गमन होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। और इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि आप सभी को पता है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित। तो विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, तो हमारे को पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई ऋणावेश जो अपरमाणविक कण है वही तो गमन करेंगे। और इन ऋणावेश अपरमाणविक कणों को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। और जो किरणें थी कैथोड किरणें, सबसे पहले कैथोड किरणें नाम दिया इनको, और कैथोड किरणों का नाम किसने दिया था, विलियम क्रुक्स ने। और इन इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। तो आ गए समझ में? तो कल हम बात करते हैं नेक्स्ट। और ये याद करना है